देखिए, क्या पीडीएफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बताइए एक बार सभी लोग, पीडीएफ वगैरह दिखाई दे रहा है आप जी सबको? सर। चलो, तो मैं आज आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ एमपीपीएससी यूनिट नंबर सेकंड पर। और यूनिट नंबर सेकंड में मैंने जो टॉपिक लिया है आज का, वो टॉपिक है समाज कल्याण प्रशासन। समाज कल्याण प्रशासन में बेसिकली आजकल जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जा रहे हैं, एक प्रश्न तो इस तरीके से बनता है कि समाज कल्याण क्या है। आप लोगों से ऐसे प्रश्न दे देगा और आपको उसकी मीनिंग को बताना पड़ता है कि समाज सेवा क्या है, समाज कल्याण क्या है और समाज कल्याण प्रशासन क्या है। उसका मीनिंग समझ कर आपको उसको सम्मिलित करना होता है, जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न देखा भी होगा। और अगर याद आ गया है तो ठीक है, और नहीं याद आया तो मैं आप लोगों को जल्द ही ऐसा प्रश्न दिखाऊंगा भी। तो ये समाज कल्याण प्रशासन में सबसे पहले आपको मैं समाज कार्य बताना चाहूँगा। और समाज कार्य आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैंने यहाँ पर फ्रीडलैंडर की परिभाषा ही ले लिया है कि समाज कार्य जो होता है वो सामाजिक ज्ञान और मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित है, और यह एक व्यावसायिक सेवा है। तो जब कभी आप लोगों से एक तरफ समाज कार्य लिखा हो, या समाज सेवा लिखा हो, या समाज कल्याण लिखा हो, या फिर समाज कल्याण प्रशासन लिखा हो, और फिर इस साइड आपको एक विशेषता के रूप में हो सकता है या उसकी परिभाषा के रूप में हो सकता है, ठीक है, तो आप लोगों को मैच करना पड़ता है। तो आप समझिएगा कि जहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान लिखा होगा, मानवीय संबंध लिखे होंगे, उस पर आधारित जब कोई व्यवसाय कार्य होता है तो वह कहलाता है समाज कार्य। और आप सब लोग जानते हैं कि समाज कार्य एक कला और विज्ञान दोनों है। कला क्यों है? क्योंकि मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित है, इसलिए वो आर्ट है। और साइंस क्यों है? क्योंकि वो क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ों को क्या करता है, वो तथ्यों को खोज करता है, उसको तथ्यों को खोजता है। तो आप ये बात कह सकते हो कि वैज्ञानिक और मानवीय संबंधों पर आधारित है समाज कार्य अपना, और ये समाज कार्य व्यवसाय भी है। तो आप ऐसे आसानी से सम्मिलित कर लेना, ठीक है। इससे कोई टफ शब्द नहीं मिलेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो मैं आपको बता भी दूंगा, इसलिए जो भी यूजीसी का क्वेश्चन हो या एमपीपीएससी का क्वेश्चन हो, आप दोनों के दोनों अटेंड किया करें, आप सभी लोग। अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों से समाज सेवा के बारे में। दूसरी बात, समाज सेवा क्या होता है? तो समाज सेवा में अगर मैं बात करूं तो वैयक्तिक आधार पर, देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया है, केस के आधार पर समाज सेवा के बारे में केस के आधार पर बोला गया है। लेकिन अब आप ये भी मत सोचिएगा कि केवल और केवल समाज सेवा जो होगी वो केस वर्क पर ही होगा, ठीक है। वो ग्रुप वर्क पर भी होता है, वो कम्युनिटी वर्क पर भी होता है, चाहे समाज कार्य करो, चाहे समाज सेवा करो, ठीक है, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात करो, ये तीनों पर लागू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो समाज सेवा होता है वो व्यक्तिगत आधार पर भी, समूह पर और समुदाय में जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। बड़ी बारीकी से समझना होता है इसमें कि समाज कार्य में भी यही क्रियाविधि होती है, परंतु आपको यह समझना आपको अंतर समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। वहां पर एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में कि अब बताइए जरा, वैज्ञानिक ज्ञान को लेकर, व्यावसायिक कार्य को लेकर की बात, क्रियाविधि हो रही है, तो आप कह दोगे हाँ वो ट्रेडिशनल मेथड होगा, तो वो सोशल वर्क हो जाएगा। जो समाज सेवा होगा वो केस वर्क के रूप में भी हो सकता है, ग्रुप वर्क के रूप में हो सकता है, कम्युनिटी वर्क के रूप में हो सकता है। और ऐसे में ये सहायता करने वाली एक प्रक्रिया होती है, सहायता करने वाली एक प्रक्रिया होती है, तो हम इसे कह सकते हैं ये समाज सेवा है। ये क्या है? ये समाज सेवा है। तो जो भी सेवार्थी है, चाहे केस वर्क में हो या कम्युनिटी वर्क में या ग्रुप वर्क में हो, उसकी जो भी वर्तमान की समस्या है, उस वर्तमान की समस्या का सुलझाना, या हम ये कह लें कि उसकी वर्तमान की समस्याओं का निदान कर देना, और यही क्रियाविधि कहलाती है समाज सेवा। तो समझ में आया? मैंने दो बातें बताई है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा नीचे से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ कि समाज कार्य क्या है, समाज सेवा क्या है। बात समझ में आ रही है सबको? बता दीजिए एक बार। यस सर। हाँ, तो इसे आपको समझना, और आपको हो सकता है सामाजिक विकास भी, तो ये पार्ट जो मिलता है आपको सम्मिलित करने वाले में, ये बेसिकली समाज कल्याण प्रशासन का ही पार्ट है। तो सामाजिक विकास भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, एक तरफ सामाजिक विकास लिख देगा, दूसरी तरफ उसके कोई ना कोई परिभाषा या तो कोई उसकी विशेषता लिख देगा। तो ऐसी कंडीशन पर एक नाम है सोरेनसन का नाम। अब इन्होंने कहा है कि सामाजिक वृद्धि और विकास का तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार से चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। और जब ये बढ़ती हुई जो योग्यता के बारे में बात कर रहा है, सामाजिक वृद्धि और विकास के बारे में, ठीक है, वह कहला रहा है आपका सामाजिक विकास कहला रहा है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम विकास की बात करते हैं, देखो ध्यान सुनिएगा, सामाजिक विकास की पॉइंट आप भी उसमें बोल रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे हॉरलॉक के बारे में, जिन्होंने कहा था कि किशोरावस्था जो है वह एक प्रकार से उपांती अवस्था है। उपांती अवस्था का मतलब आप समझ रहे होंगे आप सभी लोग, एक कठिन अवस्था है, ठीक है। हॉरलॉक नहीं बोला था, हॉरलॉक ने कहा कि सामाजिक विकास का जो मतलब होता है वो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि समाज में जो भी क्रियाविधि हो रही है, अगर आप उसके अनुकूल व्यवहार को सीखेंगे, और वही जो अनुकूल व्यवहार समाज में हो रहा है और वहीं से जो आप एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, जो व्यवहार सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। ये बात कहते हैं हॉरलॉक। तो थोड़ी सी आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जब सामाजिक विकास लिखा रहेगा तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां लिखी रहेंगी, कहीं ना कहीं वातावरण लिखा रहेगा, और उस वातावरण में अनुकूलन जैसी बिहेवियर की बात किया जाएगा, और वो मीनिंग बताएगा आपको एक्वायर को लेकर। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित को लेकर बताएगा, वो किसी चीज़ को अर्जन करने को लेकर बताएगा, तो वो आपका कहलाएगा सामाजिक विकास। तो मैंने अभी आपको बताया है समाज कार्य क्या होता है, आप भली भांति तरीके से जानते हैं, वैज्ञानिक ढंग है, और एक मानवीय जो है निपुणताओं पर आधारित है, जिसको आप कला के रूप में जानते हैं, और व्यवसाय भी है। फिर मैंने समाज सेवा बताया, समाज सेवा ही जो है प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत तीनों के रूप में आती है उभर के, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड नहीं होता है कोई, लेकिन आप तीनों चीज़ों में प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद मैंने आप लोगों से बात किया है अभी अभी समाज विकास, सामाजिक विकास के बारे में, है ना। इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों को सम्मिलित करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं समाज कल्याण को लेकर। तो समाज कल्याण किसे कहते हैं, जरा एक बार आप लोग बताइए, मैं एक को ज्वाइन करता हूँ, बताइए क्या है समाज कल्याण। नहीं पता, देखो सर समाज कल्याण का तात्पर्य होता है जो समाज में जो समस्याएं हैं जी, उनका निदान करना, या सामाजिक जो लोग हैं जो मतलब जो दोयम दर्जे पे हैं, जो आखिरी स्तर पर जो बैठे हैं, उनकी किसी प्रकार से सहायता करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, चाहे टैक्स योजनाएं हो या कोई। हाँ, जैसे आपने बोला कि उस व्यक्ति की, हाँ जैसे भी जो आपने बोला कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, तो उस सामाजिक समस्याएं जो हैं पूरी तरह से व्यक्ति और समाज को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो आपने क्या सोचा कि सामाजिक समस्याएं व्यक्ति की अपूर्ण आवश्यकताओं की वहाँ पर जो है उसको उत्पन्न कर रही है, और ऐसी क्रिया पर आपने क्या किया, समाज कल्याण को जो भी बेस बनाया, जो उसकी आवश्यकता थी उसकी आवश्यकता के आधार पर आपने उसकी पूर्ति की है। भोजन, कपड़ा और घर जैसे कुछ आधुनिक आवश्यकताएं हैं, आप भली भांति तरीके से जानते हैं जी। सर समाज कल्याण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होगा ना सिर्फ। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, मूलभूत का मतलब होता है बुनियादी आवश्यकताएं, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चाहे वो व्यक्ति की आवश्यकताएं हो, चाहे वो समाज की आवश्यकताएं हो, बात तो दोनों के लिए सिमिलर होगी, क्योंकि समाज कल्याण में मूलभूत भी आवश्यकताएं आती हैं और उसी को बोला जाता है बुनियादी आवश्यकताएं भी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सामाजिक समर्थन देना समाज कल्याण कहलाता है। तो सिंपल शब्द है, जब कभी आपको समाज कल्याण लिखा हो एक तरफ, दूसरी तरफ आपको ये समझना होगा कि कहीं ऐसे शब्द आपको दिख रहा है जहाँ पे सामाजिक समर्थन की बात हो रही है, जहाँ पर बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात हो रही है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जहाँ पर बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो? तो जैसे मैंने बताया ना कि भोजन, कपड़ा, घर, ये सब आधुनिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, और ये सभी की सभी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। तो सामाजिक कल्याण एक गतिशील प्रक्रिया है, सामाजिक कल्याण एक गतिशील प्रक्रिया है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा, और आप आसानी से फिर मैच कर लेंगे जब नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक समर्थन देना होगा, और वही कहलाता है आपका समाज कल्याण। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर सम्मिलित करने में यह प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रशासन के बारे में। अभी आ जाएगा आपका समाज कल्याण प्रशासन भी, तो आप भली भांति तरीके से जानते भी होंगे प्रशासन कहते किसे हैं, है ना। तो प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन से बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो आप ये भी बोल सकते हैं जैसे नगर हुआ, संस्था आदि के अधिकार कर्तव्यों के जो है कर्तव्यों का जो कार्य है उसका रूप देना, जैसे विद्यालय प्रशासन। तो ये एक प्रकार का प्रशासन, प्रशासन के एक एग्जाम्पल के माध्यम से विद्यालय प्रशासन दिया गया है।
सिंपल शब्दों में हम कहें, किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन कहा जाता है। मतलब कोई क्षेत्र में विशिष्ट शासन है, या मान लीजिए कि मानव मैनेजमेंट की जो भी क्रियाविधि हो रही है मानव मैनेजमेंट के लिए, उसमें जो क्रियाविधि हो रही है वो प्रशासन ही है। वो क्या है? वो प्रशासन ही है। तो ऐसी कंडीशन पे आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि प्रशासन कुछ सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से माननीय प्रयास करता है। माननीय प्रयास करता है, ठीक है। चाहे वो परिवार हो, चाहे कारखाना हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, एट्सेट्रा, चाहे वो सरकारी विभाग ही क्यों ना हो, सभी क्रियाविधि में प्रशासन काम करता है। आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग। तो प्रशासन में आप लोगों को वही चीज़ें ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी चीज़ को मैनेजमेंट के रूप में देख रहे हैं, उसको सुधार की प्रक्रिया में देख रहे हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो आप समझ जाना कि प्रशासन है। अभी और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो, अंग्रेजी भाषा में आप सभी को पता है शब्दों में कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, यानी प्रशासन करना। यानी आप इसको अच्छा देखो, ये यहाँ पे लैटिन नहीं होगा, यहाँ पर लैटिन होगा। लिख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। ये लैटिन शब्द है। तो लैटिन शब्द जैसे एड और मिनिस्टर से, मेल से मिलता है, तो यहाँ से निकला हुआ है। मतलब एक एड प्लस एक मिनिस्टर से निकला हुआ, और दोनों को मिला दो तो हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेवा करना या प्रबंधित करना, ठीक है। सिंपल शब्दों में आप ये भी कह सकते हो प्रशासन को कि सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, यही था मैनेजमेंट, यही है आपका प्रशासन। प्रशासन क्या करता है भाई? चाहे निजी मामलों में आप मैनेजमेंट लगाओ, प्रबंधन वो करो, चाहे आप सार्वजनिक रूप में करो। निजी के मामले में आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि जैसे कोई केस मिला आपको। अब जब आपको केस मिला तो अब आपने उस केसों का क्या क्या अध्ययन किया, मनोसामाजिक अध्ययन किया। और जब मनोसामाजिक अध्ययन किया तो समस्या का पता चला आपको, और जब समस्या का पता चला तो आपने मैनेजमेंट लगा दी कि भाई इस व्यक्ति को एक सोशल वर्कर की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को एक स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, मेडिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये निजी मामलों पर भी कर सकते हैं आप, ये सार्वजनिक रूप में भी कर सकते हैं। यही है प्रशासन। प्रशासन इसी को कहते हैं, ठीक है, प्रबंधन करना, सेवा करना। हाँ, सेवा करना। तो सर सेवा परंतु सर इसमें तो जो कार्यकर्ता होता है प्रशासन में, हाँ, वो तो एक मानदेय है, उसको वेतन मिलता है, तो फिर वो सेवा कैसे कर रहा है? देखिए यहाँ मैं प्रशासन की मतलब ये कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का सेवक होगा ना, वो लोक सेवक। नहीं, लोक, आप उसको लोक सेवक भी बोल सकते हैं। सेवा करना, लोक सेवा करना आप बोल सकते हैं, नो कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे इनका एक शब्द था, एक क्वेश्चन था कि भाई अगर जिनको वेतन मिल रहा है तो सेवा करना क्यों नहीं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आपने जो क्रियाविधि की है वो समाज के कल्याण की प्रतिक्रिया में देखेंगे तो वो समाज सेवा करना, क्योंकि ऐसी कंडीशन पे आप सार्वजनिक का भी रूप सोच सकते हैं। सार्वजनिक प्रतिक्रिया में जब कोई क्रियाविधि होती है तो सेवा करने का ही एक प्रकार से रूप दे दिया जाता है। तो ये प्रशासन का रूप है ये। तो ऐसी कंडीशन पर जो एड प्लस मिनिस्टर का मैंने अर्थ बताया है उसका मीनिंग भी हो सकता है, निकल जाता है सेवा करना भी, ठीक है, सेवा करना। तो प्रशासन में जो चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप वो उस व्यक्ति को वेतन भी मिले, ठीक है। आप ऐसी कंडीशन पे तो अपने घर में भी, परिवार में भी ये चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो वो भी आपका सेवा करना ही हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही हो जाता है वो, ठीक है। सेवा करना, प्रबंधित करना, चाहे वो सार्वजनिक रूप में हो चाहे वो निजी मामले में हो, मैनेजमेंट करना, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो आपका प्रशासन हो जाएगा, ठीक है। आपको यही यहाँ पर सोचना है। आगे बात समझ में आ गई, जिसका अर्थ सेवा करना या कार्य करना दोनों हो सकता है। कार्य करना भी आप कर सकते हो उसको, ठीक है, दोनों भी आप अर्थ बना सकते हो यहाँ पर इसको, ठीक है। आगे बढ़े इसी क्रम में हम लोग। बताइए, लोगों की देखभाल करना भाई प्रबंधन कहलाता है, प्रशासन कहलाता है, लोगों की देखभाल करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, तो फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फेलिक्स निग्रो करके एक नाम है, फेलिक्स निग्रो एक नाम है। इसने अपनी परिभाषा में बोला है, अपनी परिभाषा में कहा है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग की प्रशासन है।
मतलब इन्होंने कहा कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उसका उपयोग करना ही आपका प्रशासन हो जाएगा। यही सिंपल शब्द में सब मिलाकर कह रहा है कि लोगों की देखभाल करना। क्या बोल रहा है? लोगों की देखभाल करना। तो प्रशासन करने का अर्थ ही है प्रबंधन, निर्देशन, सेवा करना, ये उसका अर्थ ही बना रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेवा करना भी, निर्देश देना भी, मैनेजमेंट भी, ये प्रशासन का अर्थ है। समझिएगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको सम्मिलित करने में, ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं आप सबको। हर्बर्ट आर साइमन के बारे में बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा 1960 में, नहीं सुना है तो आज आप लोग सुन लीजिए। हर्बर्ट आर साइमन ने यह समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन के बारे में डेफिनेशन देते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे बनता है, समाज कल्याण प्रशासन में प्रशासन का अर्थ, समाज को छोड़ दिया, कल्याण को छोड़ दिया, प्रशासन का ही केवल अर्थ पूछ लिया। मैंने अभी हाल ही में एग्जाम दिया था, उसमें लिखा था RPWD और पूछ लिया आर का मतलब, और ऑप्शन में था रिहेबिटेशन भी, राइट्स भी था वहाँ पर, और भी थे, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, ऐसे कुछ ट्रेडिशनल शब्द थे 4। तो ऐसे में पूछ सकता है आपको समाज कल्याण प्रशासन में प्रशासन का अर्थ। तो हर्बर्ट आर साइमन कहते हैं कि अपने व्यापकतम का मतलब होता है बड़े लेवल के अर्थ में बता रहे हैं ये, कि प्रशासन जो होता है समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते हैं, समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित होता है। समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूहों के सहयोगात्मक क्रियाकलाप, बात को समझिएगा कि समूह जो हैं उन समूहों के सहयोगात्मक क्रियाकलाप के रूप में जब कोई क्रियाविधि परिभाषित होती है तो उसको हम प्रशासन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रशासन। लेकिन ये क्रियाविधि हो रही है कहाँ? समान लक्ष्य को प्राप्त करने में। जब कोई आप लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए समूह के सहयोगात्मक क्रियाकलाप के रूप में होगा, और जब ये क्रियाविधि होगी तभी आप उसे कह सकते हो ये प्रशासन है, अदरवाइज नहीं कह सकते आप। हर्बर्ट आर साइमन फेमस पर्सन है। 1960 में इसकी परिभाषा याद रखिएगा थोड़ा सा, कि इसने बोला क्या है? सहयोग से काम करने के समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित करना प्रशासन कहलाता है। बस इतनी बातें आप लोगों को समझना है। तो मैंने ज़्यादा परिभाषा नहीं लिया है, वरना समय हमारा बर्बाद हो जाता है ना। तो 1-2 परिभाषा से आप समझिए बस मीनिंग को। फिर आपको आता है लोक प्रशासन। अब लोक प्रशासन आप सभी लोग जानते होंगे, जरा मुझे बताएंगे लोक प्रशासन कहते किसे हैं? कोई भी व्यक्ति नहीं? चलो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे वाइट शब्दों में प्रशासन, लोक प्रशासन वो चीजें हैं जहां पर वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना होता है अथवा क्रियान्वित करना होता है। भाई इतना सरल शब्द या इतना सरल परिभाषा किसी समाज कार्य में नहीं मिल सकती है। लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, सार्वजनिक नीति को पूरा करना। बस सार्वजनिक नीति का मतलब समझ रहे हैं? समाज का, जो सबके लिए लागू हो रही है, तो लोक प्रशासन हो रहा है। और प्रशासन का मतलब आप जानते हैं भली भांति तरीके से सेवा करना, कार्य करना। सार्वजनिक नीति तरीके से सेवा करो, सार्वजनिक नीति के तरीके से ही आप उसको पूरा करो, तो यह क्रियाविधि क्या हो जाती है? एक प्रकार से लोक प्रशासन हो जाती है। वुडरो का नाम अगर हम बात करें, वुडरो विल्सन ने कहा है कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का काम है, और कानून को क्रियान्वित करने के प्रत्येक क्रिया को प्रशासकीय क्रिया कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही इजी है कि लोक प्रशासन जो मेथड बता रहा है, ये कानून को एक व्यापक और फिर कह रहा है कि क्रमबद्ध तरीके से, एक तो बड़ा भी है, दूसरी बात कह रहा है क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित भी होता है। और ये जो क्रियान्वित होने की प्रतिक्रिया बताई जा रही है, तो कानूनों को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया में प्रशासकीय क्रिया होना। तो जो कानून की क्रिया होगी वो प्रत्येक क्रिया में प्रशासक की क्रिया होना जरूरी है, और वो आपका लोक प्रशासन हो जाएगा। अगर वुडरो की आपकी बात नहीं समझ में आई तो आप ये याद रखिए कि सार्वजनिक नीति को पूरा करने में एक अहम भूमिका होती है लोक प्रशासन की। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपकी लोक प्रशासन के बारे में, है ना। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रशासन क्या होता है।
देखो, सामाजिक प्रशासन का मतलब जो होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि कोई लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार सामाजिक नीति या कार्यक्रम तैयार करती है और उसी के अनुसार सामाजिक कानून भी बनता है। उसी को हम बोलते हैं सामाजिक प्रशासन। अब समझ गए होंगे, मैं बताता हूँ। उन सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों और सेवाओं से लिया जाता है या लिया जा सकता है जो सामान्य व्यक्ति और परिवार की अक्षमताओं को रोकने और उसके कल्याण के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने की संचालित की जाए, उसे हम कहते हैं सामाजिक प्रशासन। सामाजिक प्रशासन समझ में आया आप लोगों को? सामाजिक प्रशासन उन सामाजिक सेवाओं के अध्ययन के रूप में है जो हालांकि बड़े तौर पर अगर हम परिभाषित करें तो वो हो सकता है जिसका उद्देश्य ये केवल है कि परिवार के परिवेश और सामूहिक संबंधों में व्यक्ति के जीवन की जो स्थितियां हैं, जो व्यक्ति की जीवन की स्थितियां हैं, उस स्थितियों में सुधार लाने की बात कर रहा है। समाज सेवाओं के विकास की बात कर रहा है, उसकी संरचना बनाने की बात कर रहा है, उसके व्यवहारों का अध्ययन करने की बात कर रहा है, और यही है सामाजिक प्रशासन। सामाजिक प्रशासन में जो भी असामाजिक या अवांछनीय व्यवहार होगा उसको रोकता है, ये है सामाजिक प्रशासन। अब ये रोकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक विकास हो रहा है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सामान्य व्यक्ति और परिवार की जो अक्षमताएं हैं उसको रोकता है और उनको कल्याण के लिए उचित अवसर उपलब्ध करा देता है कि भाई लो आप ये करो। और जब कभी उचित अवसर वगैरह आप देखते हैं तो मैंने ट्रिक बताया है, आप लोग इजीली कर भी लेते हैं कि भाई अवसर वाला जो क्रियाविधि है वो हमेशा सही माना जाता है, सत्य हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी तो यहाँ आपका हुआ, ये जो मैंने कुछ शब्द बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम बात करेंगे समाज कल्याण प्रशासन के बारे में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कुछ पुस्तकों के नाम का, और ये भी समाज कल्याण प्रशासन में, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ चौधरी डीपी का नाम, तो इनकी एक किताब आई थी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन करके सन 1992 में। क्या स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? किताब का नाम आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बताइए जरा एक बार। थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बताइए। जी सर, दिख रहा है। ठीक है दिख रहा है सर। ठीक है, फिर तो ये तो आपको जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आप इसे अगर जानना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो वो आप ध्यान रखिए। लेकिन ग्रेस कोयले के अगर हम बारे में बात करें, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को ग्रुप वर्क के बारे में, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा चर्चा भी किया था कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जो खंड सेकंड वाला था, ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रेस कोयले का जो है खंड खा है, और खंड खा, अब ध्यान सुनिए मेरी बात को। कभी कभी आप लोगों ने खंड खा नहीं देखा होगा, केवल देखते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आपको एक नाम चौधरी डीपी का भी दिख रहा है, लेकिन चौधरी डीपी से नहीं आया है, वो ऑप्शन में नहीं आता है। अगर ऑप्शन में आएगा तो प्राथमिकता चौधरी डीपी को ही देना है, अदरवाइज नहीं तो आपको ग्रेस कोयले को ही लगा देना है। गोयल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रेस कोयले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, तो ये ध्यान रखिए। बाकी वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में मैंने कल की जो क्लास थी उसमें भी बताया था, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये आप सब लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, ये नहीं है। बाकी सिद्दीकी जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? मैंने बताया, मुझे याद आज भी है कि मैंने आप लोगों को बताया था जब सामुदायिक संगठन के बारे में, तो उसके मॉडलों में इसका नाम आता है प्रतिवेश पड़ोसी मॉडल के रूप में देखने को हम लोगों को मिला था वहाँ पर। तो इसकी एक किताब थी सोशल वेलफेयर इन इंडिया करके, और आप इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी का, तो हो सकता है आप लोगों का इसका नाम देखने को मिल जाए, HY सिद्दीकी का नाम, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 किताब के नाम बताए हैं, इसको आप नोट करिएगा 3 किताबों का। बाकी आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सोशल वर्कर्स, इसके बारे में दी ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, यानी एक प्रकार से मानवता के बारे में बात करते हैं ये। तो किंगल पॉल हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल शब्द लग रहा है कि जैसे एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सोशल वेलफेयर दी ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है मानवता, है ना, आप जानते होंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी इसको आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया मैं बोल देता हूँ आके। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को मिलता है तो आपका वहाँ पर जो है हो भी सकता है, तो आप क्लियर कर भी सकते हैं, उस प्रश्न को सही जवाब लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये आप में इसमें ज़्यादा जो है कुछ वही रिपीट हुई है आई थिंक, है ना, तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, के जैकब मेथड इन फील्ड्स ऑफ सोशल वर्कर इन इंडिया, इनका छोड़ दीजिए, जैकब का, है ना।
तो मैं बता भी देता हूँ, आप लोग उसको नोट भी कर लिया करें कि भाई क्या क्या मैंने बताया है ना। सारी चीज़ें मैं इन्वॉल्व कर देता हूँ इसमें, ठीक है। और पब्लिक, जैसे अभी आपने पढ़ रहे थे लोक प्रशासन के बारे में, मैंने अभी उसकी परिभाषा बता रहा था कि सार्वजनिक तरीके से किस तरीके से उसको मॉडिफिकेशन करता है एक कार्यकर्ता। तो डिमोक एवं डिमोक का जो नाम आता है वही है जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1964 में। आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जरा बताइए, क्या आप लोगों को उतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया है? चल, अब हम बात करेंगे समाज कल्याण प्रशासन के बारे में। अब आप इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा, यह है क्या। देखिए, जो समाज कल्याण प्रशासन है ना, समाज कल्याण प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है समाज कार्य के अंतर्गत, हम इसे देखते हैं कि ये सहायक प्रणाली के अंतर्गत आती है और यह एक अप्रत्यक्ष के रूप में प्रदर्शित होती है, जिसके माध्यम से हम सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में रूपांतरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रूपांतरित कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर समाज कार्य का जो मुख्य रूप से सामाजिक संस्थानों या विभागों या संगठित संबंधित संगठनों जैसे चिकित्सालय, न्यायालय, विद्यालय, सुधार करने एवं दंड देने वाली संस्थानों में जो है किया जाता है। कहने का मतलब मेरा यह है, सिंपल सी बात है कि जो समाज कार्य है मुख्य रूप से सामाजिक संस्थान या विभाग या कोई संगठन हो, जैसे चिकित्सालय हो सकता है, न्यायालय हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, या हो सकता है सुधार करने वाला या दंड देने वाली कोई ऐसी संस्था भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी प्रतिक्रियाओं की जगह पर ही होता है समाज कल्याण प्रशासन, ऐसी जगहों पर। तो हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता के लिए समाज कल्याण प्रशासन का ज्ञान होना आवश्यक है। अब ये कार्यकर्ता कौन है? तो कार्यकर्ता आप हैं, सोशल वर्कर आप हैं, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि समाज कल्याण प्रशासन सरकारी संस्थान में सामाजिक अधिनियम को क्रियान्वित करता है और लोगों की सेवा में कानून, नियम, नियंत्रणों और रूपांतरण करता है। इसका मतलब बनता है कि जिसके द्वारा समाज कार्य, समाज कल्याण क्षेत्र की सार्वजनिक और निजी संस्थानों का प्रशासन एक संगठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जहां आप ये कह सकते हो कि कोई संस्था को कार्यक्रम को एक व्यवहारिक रूप दे रहा है, एक व्यवहारिक रूप से उसकी मदद कर रहा है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में रूपांतरित किया है। अब इसमें सरकार और गैर सरकारी संस्थान दोनों के दोनों प्रशासन में शामिल हैं, और वो जब दोनों शामिल हो जाती हैं तो ऐसे में कंडीशन में हम कह सकते हैं कि समाज कल्याण प्रशासन की प्रतिक्रिया चल रही है। क्या चल रही है? प्रतिक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी संगठन दोनों की दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, और हम समाज कल्याण प्रशासन में सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में रूपांतरित करते हैं। जो नीति बनाई गई है वो समाज सेवाओं में हम रूपांतरित कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सरकार नियम, कानून, योजना वगैरह बनाती है, लोगों तक पहुँचा दें, हमारा काम होता है। लोगों को पता चले इनके बारे में, ठीक है, अपनी योजनाओं का फायदा उठा सकें ये सभी के सभी लोग। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर फिर आपसे कहता है कि समाज कल्याण प्रशासन जो है व्यवहारिक रूप सामान्य प्रशासन के समान है, परंतु इसमें मानव समस्याओं के समाधान हेतु तथा मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयत्न किया जाता है। भली भांति तरीके से आप जानते भी होंगे, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से करता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि उसके पास जाकर नहीं करता है कि भाई डोर टू डोर, जैसे आप समझ रहे हैं कि भाई होम विजिट करके उसको बताए कि भाई ये योजनाएं चल रही हैं, ये चल रहा है। यहाँ पर आप जो सामुदायिक संगठन का संसाधन था या जो टेक्निक था उसका आप यूज कर सकते हैं समाज कल्याण प्रशासन में, है ना। लोगों को जो है जागरूक कर सकते हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं मानवीय, उस आवश्यकताओं को पूर्ति भी कर सकते हैं। अब यही आपका कहलाता है समाज कल्याण प्रशासन, है ना। बाकी आप इसको देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें टफ चीज़ें नहीं है, मैंने सिंपल शब्दों को लिया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे समाज कल्याण प्रशासन को परिभाषा के रूप में। नाम आप लोगों ने सुना होगा जॉन किडनी का नाम, और जॉन किडनी सन 1950 में, बड़ी भांति तरीके से पता भी होगा आप लोगों को कि सन 1950 में जॉन किडनी द्वारा कहा गया था कि समाज कल्याण प्रशासन जो है सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकित करना और संशोधित करना अनुभव का प्रयोग की एक प्रक्रिया मानी जाती है। वह कहलाता है आपका समाज कल्याण प्रशासन। क्या कहलाता है वो समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए,
ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑथर डनहम के बारे में। तो डनहम ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, जिसमें से 28 सिद्धांत दिया था, 7 शीर्षक पे रखा गया था। लेकिन इसका भी थोड़ा सा नाम आता है, और इसका नाम आता है कहाँ, समाज कल्याण प्रशासन में। डनहम सन 1962 में बात करता है, 1962 में, ठीक है। ये बोलता है कि समाज कल्याण प्रशासन से हमारा मतलब है, मतलब कहने का हुआ आशय, तात्पर्य उन सहायक और सुविधाजनक क्रियाकलापों से जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवाएं करने के लिए अनिवार्य हो। कहने का मतलब, ऑथर यहाँ पर जो डनहम का नाम आ रहा है, प्रशासन में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये कि क्रियाकलापों का समर्थन करना और सुविधा प्रदान करने के लिए जो क्रियाकलाप की प्रक्रिया है वो सामाजिक संस्था के द्वारा सेवाओं के लिए आवश्यक है, और जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है जहाँ पे कार्य और नीतियों का निर्धारण हो रहा है और दैनिक जो भी कार्य हो रहे हैं उसके लिए आपने कार्यकारी नेतृत्व का रिकॉर्ड का लेखा जोखा रख रहे हैं, और प्लस में आप सेवाओं को बनाए रखने के लिए आप उसको फैला भी रहे हैं, लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं, सुविधाजनक बना रहे हैं, तो यह एक प्रकार का हो जाता है आपका क्या, समाज कल्याण प्रशासन। तो एक शब्द इसके में याद रखिए डनहम में कि सहायता करता है ये, दूसरा बात बताता है कि सुविधाजनक क्रियाकलाप होनी चाहिए, तीसरी बात बताता है कि ये जो क्रिया दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से देने की बात कर रहा है, और ये इन्होंने कहा ये प्रत्यक्ष सेवा अनिवार्य है। मैं आपको बताता हूँ, जब केसवर्क की बात आती है तो केसवर्क में जब विभाजन होता है, केसवर्क का जब विभाजन होता है तो वहाँ पर फ्लोरेंस होलिस का नाम आता है, और वो कहते हैं कि एक प्रत्यक्ष रूप से डिवाइड कर दीजिए, एक अप्रत्यक्ष रूप से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इन्हीं की बात को गैरेट ने नहीं माना, इनकी बात को गैरेट ने नहीं माना, लेकिन आप देखिए जरा, और डनहम का नाम, डनहम क्या बोलते हैं कि जो अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं उसको कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रोवाइड करिए। और मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं कि जो द्वितीयक प्रणाली होती है बेसिकली वो अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, आप सबको पता भी है, आप सब ये जानते हैं अपने कॉमन सेंस के माध्यम से। लेकिन ये सुविधाजनक क्रियाकलाप बनाने के लिए अप्रत्यक्ष बोल रहा है, अगर सुविधाजनक होगी तब जब आप किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, ये कह रहा है डनहम यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी लेकर ना कहेंगे कि भाई समाज कल्याण प्रशासन प्रत्यक्ष है डनहम की परिभाषा से, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है, बता दीजिए एक बार मुझे, तो बताइए, बोलिए एक बार, आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? भाई बोर अगर हो रहा है तो फिर बता दीजिए आप लोग बात को। सर डनहम ने ये कहा है कि सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्यक्ष सेवा अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा उनका आशय है। हाँ, ये भाषा इनकी परिभाषा है एक प्रकार से। इसका ये आशय नहीं है कि ये द्वितीयक प्रणाली प्रत्यक्ष है, बस उसको सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्यक्ष सेवा करना है, ये बिल्कुल, इसका मीनिंग यही है, इसका मीनिंग यही है, आप समझ गए, वेरी गुड। ऐसे ही आपको समझना है इसका। आप लोग इस यहाँ पर जिससे फ्लोरेंस होलिस जो था वो साफ शब्दों में बोल रहा था कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है समाज, व्यक्तिगत समाज कार्य। लेकिन उस थ्योरी को, उसकी जो विभाजन की प्रक्रिया थी उसको गैरेट ने नकार दिया था, अपने शोध की प्रक्रिया से उसको आलोचना कर दी थी गैरेट ने। तो किस बंदे ने गैरेट ने माना है? गैरेट भी अगर कभी एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि वहाँ पे सेवाएं देने का प्रत्यक्ष बात कर रही है। आलोचना करी, आलोचना किया था कि जो व्यक्तिगत कार्य है वो अप्रत्यक्ष नहीं है, वो केवल प्रत्यक्ष है, ये बोला था गैरेट ने, फ्लोरेंस होलिस का जो थ्योरी थी, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन पेपर है, देख लेना, मैं करवाऊंगा जल्द ही आप लोगों को, वहां पर दिखाऊंगा 2018 दिसंबर का, उसमें मिलेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के अनुसार ये बात कही गई है कि सामाजिक एजेंसी कहो या अभिकरण कहो, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री का नाम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और इनका कहना है कि सरकारी और गैर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासन को समाज कल्याण कहते हैं हम, ये राजाराम शास्त्री कहते हैं कि अगर जो भी एजेंसी है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो,
उनमें जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उस कार्यक्रम से संबंधित प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। बस ये कहते हैं राजा राम शास्त्री। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो परिभाषा आपका हो गया क्लियर। अच्छा, एक और परिभाषा यहाँ पे LD वाइट। अच्छा, यहाँ पे वाइट होगा, ये आपका वाह होगा आधा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना आप लोग, ठीक है। तो LD वाइट है ये। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी जो परिभाषा थी, ये कहते हैं कि प्रशासन की कला लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों का निदर्शन, समन्वय और नियंत्रण करना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रशासन एक ऐसी कला है जहाँ पे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों का निदर्शन, समन्वय होता है। निदर्शन समझ रहे होंगे आप भली भांति तरीके से, है ना, निदर्शन समझ रहे होंगे आप लोग। तो निदर्शन का मतलब होता है एक प्रकार से मार्गदर्शित करने की प्रक्रिया, है ना, मार्गदर्शन की प्रक्रिया, ठीक है। सर इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया ये LD वाइट ने। हाँ, LD वाइट ने बहुत सरल भाषा में समझा दिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे इसके विश्लेषण के बारे में। ये इसका हम एनालिसिस करेंगे तो किस तरीके से होता है। कहता है कि समाज कल्याण प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान और सिद्धांत की निपुणता होती है। ये बात सत्य है। समाज कल्याण प्रशासन प्रक्रिया है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से, पहले शुरुआत में बोला भी हूँ, कई बार बोला भी हूँ। तो ये बात ठीक है, जब ये एक प्रकार का आपका प्रशासन की प्रक्रिया है तो यहाँ पर विज्ञान और सिद्धांत और निपुणता तीनों पर आधारित होगी। फिर कहता है कि सामाजिक संस्थानों का नियंत्रण और संचालन तथा संगठन भी किया जाता है। ये भी ठीक है, मतलब सामाजिक संस्थाओं का नियंत्रण भी होगा, संचालन भी होगा और संगठन भी किया जाएगा। फिर कहता है कि जो निदर्शन है, जो नियोजन है और जो अंतर उत्तेजना है, जो संगठन, सहयोग, संबंध, अनुबंधन आदि जैसे जो भी कारक है, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं समाज कल्याण प्रशासन में। कहता है व्यक्ति, समूह और समुदायों को सामाजिक सेवा प्रदान किया जाता है। बात ठीक है, सामाजिक सेवा प्रदान की जाती है, बात ठीक है भाई, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं कि संस्थाओं के उद्देश्य जो कि नीति, कार्यक्रम, बजट, सेवार्थी चयन, कर्ता चयन, कार्य जो है कर्मचारी गण का चयन इत्यादि कार्यों का चयन और कार्य प्लस मूल्यांकन प्लस सेवाएं, ये सभी के सभी इन्वॉल्व है समाज कल्याण प्रशासन में, ठीक है। प्रशासन ही तो नीति बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, योजना बनाती है, नीति, यही सब तो करेगा प्रशासन। आगे की चीज़ें जो पहुंचानी है वो सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, लोगों की जो है मदद करने के लिए, चाहे वो केस वर्क के रूप में करे, चाहे वो ग्रुप वर्क के रूप में करे, चाहे कम्युनिटी वर्क के रूप में करे, उसको सेवा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक संस्था के उद्देश्य को प्राप्ति इसके द्वारा की जाती है। मतलब जाहिर सी बात है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई काम होता है तो बेसिकली हम बात करते हैं समाज कल्याण प्रशासन के माध्यम से। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये भली भांति तरीके से हमें पता है कि जो प्रशासन है वो प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रजातांत्रिक का मतलब समझ रहे होंगे, लोकतांत्रिक, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। जरा देखिए आप लोग, सामाजिक विकास के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र भी किया था पहले बारे में कि क्या क्या इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप लोग, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? सर इसका उद्देश्य है जो समाज कल्याण में नीतियां बनाई गई है उसको आसानी से जनता तक पहुंचाना, यही उसका उद्देश्य है। वेरी गुड। अब अगर हम कहते हैं कि किसी चीज़ को आपने जब इजीली पहुंचा दिया तो वहाँ पे सामाजिक विकास हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक सामाजिक विकास होगा। यहाँ कहने का मतलब यही है, सही बताया आपने, कि समाज कल्याण प्रशासन जो है लोक शक्ति के अधिकतम विकास के हेतु पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार आदि जैसी की व्यवस्था करता है और अनेक प्रकार की समाज कल्याण सेवाएं जो है सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिन्हें उनकी कमजोरी और निम्न स्थिति का कारण समाज में उनके व्यक्तित्व विकास और सामाजिक कार्यात्मकता में वंचित रखा गया है। जो लोग उससे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, लाभान्वित करने के लिए ये क्रियाविधि होती है। तो समाज कल्याण प्रशासन का उद्देश्य यही है कि लोगों तक ये सारी सुविधाएं पहुंच जाए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सामाजिक विकास होगा। ये एक प्रकार का आपका उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक विकास का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और आपका उद्देश्य आ रहा है, और आप भली भांति तरीके से जानते हैं सामाजिक संस्था के रूप में कि जो उपचारात्मक और निरोधात्मक समाज कल्याण सेवाओं की व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, व्यवस्था करने के लिए
सामाजिक संस्थानों की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है, सामाजिक संस्था होगी तभी हम उसकी जो है लाभ पहुंचा पाएंगे। ठीक है, यही उसकी तो एक प्रकार की भाई विशेषताएं, उसकी उद्देश्य है, यही उसका तो उद्देश्य है। ठीक है, ताकि समुदाय के अपेक्षाओं और साधनों के अनुसार संस्था के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो वो जो संस्थाएं होंगी वो दो टाइप की होती हैं, एक सरकारी संस्थाएं होती हैं और एक होती है गैर सरकारी जो है संस्थाएं, जिसको आप लोग बोलते हो स्वैच्छिक संस्था, एनजीओ जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो ये दोनों हो सकती हैं, ये दो टाइप की होती है संस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की भी बात होती है। आर्थिक विकास की अगर मैं बात करूं तो यह एक विकासशील देश में राज्य का प्रमुख कार्य आर्थिक विकास करना होता है और इससे राजकीय क्षेत्र में बढ़त होती है और निजी क्षेत्र में व्यवस्था बनी होती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आर्थिक चीज़ों में जो है आर्थिक विकास को लेकर एक विकासशील देश में राज्य की प्रमुख कार्यों को चर्चा की जाती है, जहाँ पर आर्थिक विकास करना हो रहा है। तो राजकीय क्षेत्र में बढ़त होना या निजी क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखना, या आप उसे कहिए उचित तरीके से मोटिवेट करना या प्रोत्साहन करना या उसे नियंत्रित करना, ये सभी की सभी क्रियाविधि जो है समाज कल्याण प्रशासन का सहयोग के मदद से ही आर्थिक विकास का क्रियाविधि होती है। ठीक है, तो ये भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कानून और जो है व्यवस्था का संरक्षण करना, आप भलीभांति तरीके से जानते होंगे कि कानून और व्यवस्था की समस्या को लंबे समय के लिए समस्या निकालने में भी समाज कल्याण प्रशासन जो है संलग्न होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो कानून और व्यवस्था की समस्या है उसको लंबे समय के लिए समाधान निकालने की बात कर रहा है तो वो समाज कल्याण प्रशासन है। लंबे समय के लिए भाई अगर कोई कानून व्यवस्था क्यों आती है भाई, अगर हम बात करें इसकी संरक्षण क्यों होती है, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन, हाँ परमानेंट सोल्यूशन आप कह सकते हो कि जो मतलब अस्थायी रूप से उसकी समस्या का क्या हो जाए, समाधान कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एक प्रकार का भी समाज कल्याण प्रशासन का ही पार्ट है, उसका उद्देश्य ये भी है। ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा करना, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा की बात करता है तो संकट के वक्त में जब समाज कल्याण प्रशासन नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए लोगों की सहायता करता है और जनता का उत्साह बढ़ाता है, जिससे समाज का चिंताजनक घटनाओं के घटित होने पर भी मानसिक संतुलन बना रहता है। या तो आप ये कह लीजिए कि समाज कल्याण प्रशासन की शांति के समय एकता के लिए कार्य करना, ये एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा हो जाएगी। समाज कल्याण प्रशासन का उद्देश्य ही यही है कि राष्ट्र की सुरक्षा करना। ठीक है, राष्ट्र की क्या करना, सुरक्षा करना, बस सिंपल सी बात है। ये चीज़ें आपको समझ लेना है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसकी प्रकृति के बारे में। समाज कल्याण प्रशासन की प्रकृति क्या था। समाज कल्याण प्रशासन विज्ञान और कला दोनों है, इस बात को आप लोग सहमत रहना, आप सभी लोग। और समाज कार्य भी कला और विज्ञान दोनों है, ये भी वाल्टर एंडर्स फ्रीडलैंडर ने कहा है। किसी का एग्जैक्ट कोटेशन नहीं है कि समाज कल्याण प्रशासन में किस विद्वान ने कहा है कि विज्ञान और कला दोनों है, लेकिन इसके नेचर को माना गया है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा। ठीक है, सब आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं, याद रखिएगा। एक विज्ञान के रूप में इसमें जो है क्रमबद्ध ज्ञान होता है जिसका उपयोग सेवाओं को अधिक प्रभावी बना देता है। विज्ञान के रूप में इसके भिन्न तत्व भी जो है शामिल होते हैं, जैसे नियोजन की प्रक्रिया हो गई, संगठन की हो गई, कर्मचारी की भर्ती हो गई, निर्देशन की हो गई, समन्वय होगा, प्रतिवेदन हो गया, बजट हो गया, मूल्यांकन हो गया, प्रतिवेदन भी हो गया। ठीक है, तो ये सभी की सभी क्रियाविधि जो होती है, प्रतिवेदन नहीं, प्रतिपुष्टि, तो ये सारी की सारी प्रतिक्रियाएं जो है इसमें शामिल हो जाती हैं प्रकृति में। और इसी प्रकृति को बेस बनाकर इसकी कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं। उन विशेषताओं पर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्या क्या हैं। पहली विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो प्रशासन कहता है कि कार्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है जहां पे समाज कल्याण प्रशासन में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, चिकित्सा आदि जैसे सेवाएं जो है प्रभावकारी बनाया जाता है। यह एक प्रकार का आपका समाज कल्याण प्रशासन की विशेषता हो जाएगी। विशेषता से आपको मैं बता देता हूं, समाज कल्याण प्रशासन जो होता है, समाज कल्याण बेसिकली संस्थानों से संबंध रखता है। उन्हें उन लक्ष्यों को जो टारगेट बनाया है आपने, उन समूहों के लिए उनके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करता है, जिसके लिए वे कार्य किए जाते हैं। तो विशेष रूप से जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं उसकी पहचान होती है। ठीक है, कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है, इसकी विशेषता है। क्रियान्वयन से संबंधित काम करता है, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करता है, ये इसकी समाज कल्याण की एक विशेषता हो जाती है।
ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और समाज कल्याण प्रशासन की जो है संरचना एक उच्च और निम्न सस्तरात्मक व्यवस्था भी होती है। मतलब उच्च लेवल पर भी व्यवस्था है, निम्न लेवल पर भी व्यवस्था बनाएगी, कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार भी व्यवस्था बनाई है, कार्य भी बनाया है और उसकी शक्ति को भी निर्धारित किया है। तो इसलिए आप इसको भी कह सकते हो कि ये भी एक प्रकार की विशेषता है। नेतृत्व जो है निर्णय लेने हेतु, अभी आप लोगों ने एक प्रश्न देख रहे थे, आप सभी लोगों को निर्णय को लेकर मैंने एक अभिकथन और निष्कर्ष को लेकर क्वेश्चन था, शायद आप लोग को याद नहीं आ रहा है। क्या याद आ रहा है, बताइए जरा एक बार मुझे। अभी हाल ही में मैंने एक अप्लाइड टाइप का प्रश्न लिया था आप लोगों से, उसमें निर्णय के आधार पे एक अभिकथन और निष्कर्ष को लेकर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आप नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति, संचार आदि प्रशासकीय प्रक्रिया का प्रमुख अंग माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये समाज कल्याण प्रशासन की विशेषता कहती है साफ शब्दों में। ठीक है, तो विशेषताओं से भी अभिकथन के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति, संचार आदि प्रशासकीय प्रक्रिया का प्रमुख अंग माना जाता है। यह एक प्रकार का समाज कल्याण प्रशासन हो जाएगा, कि उसकी विशेषता हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर कह रहा है आपसे कि समाज कल्याण प्रशासन मूल रूप से निम्न क्रियाओं से संबंधित भी है, जैसे राज्य के सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी नीति का निर्धारण करना जिसमें संगठन, ठीक है, संगठन में कार्यरत जनशक्ति एकीकृत रूप से कार्य के रूप में कर रही होती है। ठीक है, सेवाओं को प्रभावपूर्ण प्रावधान के लिए संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा भी तैयार कर रही है। तो संसाधनों को कर्मचारीगण, अभी आप लोग पढ़ेंगे भी पोस्ट कार्य के बारे में, आपको पता चल जाएगा, और आवश्यक प्रविधियों का प्रबंधन भी, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखें, कह रहा है कि आवश्यक ज्ञान और निपुणताओं से युक्त मानव संसाधन का प्रबंधन करना। कह रहा है कि उन क्रियाकलापों को संपादित करवाना जिसके अधिकतम संतोषजनक ढंग से लक्ष्य को प्राप्ति हो सके। ये सभी की सभी विशेषताएं हैं, सभी की सभी विशेषताएं हैं। ऐसा वातावरण तैयार करना जहां आपसी मेल मिलाप और प्रगाढ़ता बढ़े, कर्मचारी कार्य की प्रक्रिया के दौरान सुख का अनुभव करे, किए जाने वाले कार्य हैं उसको नियंत्रण या सतत मूल्यांकन किया जाए, ये भी एक प्रकार की उसकी विशेषता होती है। यह क्रियाविधि होना चाहिए, और ये होती भी है ना। समाज कल्याण प्रशासन के कार्य, देखो कार्य के बारे में अगर हम बात करें, अभी आप देखेंगे लूथर गुलिक का भी नाम, तो वो उसके सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है, उसके कार्यों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो समाज कल्याण प्रशासन के जो कार्य होंगे वो कौन कौन से होंगे हम देखेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, एक कार्य तो आपका ये बन जाएगा कि संस्था के उद्देश्य को पूरा करना। समाज कल्याण प्रशासन संस्थानों की नीति को क्रियान्वित करना होता है। नीतियों को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा ही कार्य रूप प्रदान किया जा सकता है। मतलब जब भी आप नीति को प्रशासनिक प्रक्रिया करेंगे तो याद रखिएगा, यह प्रश्न बन सकता है कि नीतियों को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा कार्य रूप प्रदान किया जा सकता है, तो आप कहेंगे हाँ भाई, लेकिन मैंने आप बोला है ना कि प्रश्न का सिचुएशन बोलता है। जब कभी प्रश्न केवल को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ठीक है, इसका मतलब वो नहीं कि ये गलत है। इसलिए आपको समझना होगा कि यहाँ पे नीतियों को केवल एक पर्टिकुलर समाज कल्याण प्रशासन में एक कार्य को पर्टिकुलर बताने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसके द्वारा जो कार्य रूप प्रदान किए जा रहे हैं वो नीतियों को किए जा रहे हैं। और नीतियों में जब ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होती है नीतियों में। ध्यान रखिएगा, मैं 2-3 बार बोला हूँ आप लोगों से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आगे अगर हम बात करें तो संस्था की एक औपचारिक संरचना का निर्माण करना। समाज कल्याण प्रशासन का दूसरा कार्य संप्रेषण, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कम्युनिकेशन। व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए औपचारिक संरचना का निर्माण करना होता है। कर्मचारियों के लिए मानदंड निर्धारित करना होता है। बात ठीक है, सही है और सिंपल भी है कि समाज कल्याण प्रशासन का जो दूसरा कार्य है संप्रेषण की व्यवस्था। मतलब अच्छा कम्युनिकेशन अगर होगा तभी व्यवस्थाएं, तभी कार्यक्रम, नीति वगैरह सही रूप से या सुचारू रूप से चल पाएंगी। जब कम्युनिकेशन ही सही तरीके से नहीं होगा, संरचनाएं ही सही तरीके से नहीं बनी होंगी, तो कैसे काम हो पाएगा? तो फिर वहाँ पे गलत हो जाएगा। ऐसी प्रतिक्रिया का आप लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना।
समाज कल्याण प्रशासन में एक और कार्य है सहयोगात्मक प्रयत्नों का प्रोत्साहन करना। जब भी कोई क्रियाविधि हो समाज कल्याण प्रशासन में तो सहयोगात्मक प्रयत्न को जो है प्रोत्साहन करना होता है, और प्रशासन का कार्य होता है संस्था में ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसमें कर्मचारीगण पारस्परिक सहयोग से उत्तरदायित्व को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का कार्य ही बन जाएगा, है ना। बाकी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को अभी इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक है संसाधनों की खोज करना, उपयोग करना। किसी भी संस्थानों के अर्थ और शक्ति का मानव शक्ति के दोनों आवश्यक होती है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि संसाधनों की खोज करेगा उसका उपयोग करने के लिए किसी भी संस्था के लिए। ठीक है, किसी भी संस्था के लिए वो उसकी शक्ति और मानव शक्ति दोनों वहाँ पर क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, अनिवार्य होंगी। ठीक है, तो ऐसी प्रतिक्रिया जो होती है संसाधनों की खोज में भी इन्वॉल्व होती है। अधिक्षण की अगर हम बात करें तो उसका मूल्यांकन जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो प्रशासन संस्था के कार्यों के उत्तरदायित्व से होता है। ठीक है, अधिक्षण। और हम ये बात बता सकते हैं कि गतिविधियों पर जो दृष्टिकोण रखा जाए, जैसे कहने का मतलब गतिविधि का जो परिप्रेक्ष्य है वह एक संस्था के रूप में है। ठीक है, तो कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार सहायता प्रोवाइड किया जाए, उसको दिशा निर्देश दिया जाए। ठीक है, ये भी एक प्रकार से मूल्यांकन प्रशासन संस्थान के कार्यों के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आ जाएगा, जब आप कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार सहायता और निर्देश भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सदैव कार्य प्रगति लेखा जोखा रखना और उसका मूल्यांकन निरंतर करते रहना, ये सभी के सभी कार्य जो है एक प्रकार से आपका समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लूथर गुलिक का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, आप भली भांति तरीके से जानते होंगे। ये पोस्टकार्ड इन्होंने प्रस्तुत किया है, एक जादुई फार्मूला या सूत्र के रूप में इनको हम लोग जानते भी हैं। बेसिकली आप लोगों को बता दूं, एग्जाम में आप लोगों से जब कभी पूछे समाज कल्याण प्रशासन का सिद्धांत या पूछे आप लोगों से समाज कल्याण प्रशासन का कार्य क्षेत्र, तो दोनों का दोनों जवाब हो जाएगा आपका लूथर गुलिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लूथर गुलिक का अगर हम पहले यहाँ पर लूथर गुलिक की अगर हम बात करें तो लूथर गुलिक ने सिद्धांतों पर बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया है, ये भी चीज़ें आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सिद्धांतों के बारे में। लेकिन हम आपसे ये बात बताएंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा नहीं की गई। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आता है जी सर लूथर गुलिक का एक बार और बता दीजिए सर, उसने क्या बोला है? अभी आप टेंशन ना ले, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। जो आप पूछना चाह रहे हैं शायद वो अभी स्लाइड में आने वाला है। ठीक है, अभी वेट करिए थोड़ा सा। जो समाज कल्याण प्रशासन का जो सिद्धांत है, अगर किसी का पर्टिकुलर का नाम अगर पूछा जाता है पर्टिकुलर, तो आप याद रखिएगा प्रोफेसर वाइट। किसका नाम याद रखेंगे? प्रोफेसर वाइट का नाम रखेंगे, और प्रोफेसर वार्नर का नाम याद रखेंगे। वार्नर के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी पर मेंशन कर लीजिए 8। अगर वार्नर का नाम आता है तो वो टोटल 8 सिद्धांतों के बारे में समाज कल्याण प्रशासन में बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसने बोला था कि राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत होना चाहिए, इसने बोला था उत्तरदायित्व का सिद्धांत होना चाहिए, इसने बोला था सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत होना चाहिए, इसने बोला था कार्यकुशलता का सिद्धांत होना चाहिए, इसने बोला था आप लोगों से जनसंपर्क का सिद्धांत होना चाहिए, इसने बोला संगठन का सिद्धांत होना चाहिए, इसने बोला विकास एवं प्रगति का सिद्धांत होता है। कितने हुए? 8 हुए। एक आप कह सकते हो शोध का सिद्धांत, है ना। लिख नहीं रहे हो आप लोग, ना ही आप उसको नोट भी कर रहे हो, हैं? लिखा करो फास्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांत में, तो सेवा रथ का सिद्धांत होता है, लोकतांत्रिक का सिद्धांत होता है, अनुकूलन का सिद्धांत होता है, व्यवहार परिमार्जन का सिद्धांत होता है, कल्याण नीति का सिद्धांत होता है ना। तो बहुत सिंपल है। सेवा रथ का मतलब सेवा प्रोवाइड करना, लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र के आधार पर होना चाहिए, अनुकूल का मतलब पर्यावरण के आधार पर होना चाहिए, अनुकूलित वाली गतिविधि, व्यवहार परिवर्तन यानी व्यवहार परिमार्जन के आधार पर होना चाहिए समाज कल्याण प्रशासन। कल्याण नीति आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, कार्यक्रम नियोजन जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वह एक प्रकार से कल्याण नीति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यही नहीं है, और भी है। परस्पर का सिद्धांत भी होता है, विकेंद्रीकरण का भी सिद्धांत होता है, प्रगतिशील का सिद्धांत भी होता है, समन्वय का सिद्धांत भी होता है। लेकिन प्रगतिशील का सिद्धांत की अगर पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो HB ट्रेकर ने दिया था प्रिंसिपल एंड सोशल ग्रुप वर्क में। ध्यान रखिएगा, ये उसका पहला सिद्धांत था। ठीक है, HB ट्रेकर का। समन्वय का भी सिद्धांत होता है, और उसके बाद संवेदात्मक का भी सिद्धांत होता है, संवेदनशीलता का सिद्धांत होता है, फिर उसके बाद लोचशीलता मतलब मॉडिफिकेशन आप कर सके। तो इतने सिद्धांत होते हैं। हालांकि एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांत नहीं है। क्या पूछेगा? नहीं है। आजकल का ये प्रश्नों का ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है,
आजकल के जितने क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो ट्रेंड चला हुआ है, ऐसे एग्जामिनर बहुत ही सक्रिय हो गए हैं, तो प्रश्न में ज़्यादातर लिखते हैं नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और शायद आप यही पूछ रहे थे, समाज कल्याण प्रशासन का कार्यक्षेत्र। एक नाम आता है हेनरी फेयोल का नाम। जी सर। अगर हेनरी फेयोल के अगर बारे में बात मैं करूं तो हेनरी फेयोल के बारे में थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। हेनरी फेयोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो हेनरी फेयोल ने कुल टोटल 4 बताए थे। जो टोटल 4 हेनरी फेयोल ने बताया, वो कहा कि ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको हम संगठन बोलेंगे, कमांड होगा जिसको हम आदेश बोलेंगे, और कोऑर्डिनेशन होगा जिसको हम समन्वय बोलेंगे, कंट्रोल होगा जिसको हम बोलेंगे कंट्रोल मतलब नियंत्रण। तो ये एक प्रकार के इन्होंने कुल टोटल 4 सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया था। नाम याद रखिएगा, किसका नाम आता है यहाँ पर, बताइए जरा एक बार आप सभी लोग, नाम किसका आता है यहाँ पर? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल। वेरी गुड, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप अब देखेंगे ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, लूथर गुलिक का फार्मूला। ये यही नहीं कि सोशल वर्क में ही पूछा जाए, ये कॉमन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो बेसिकली जो उसने सूत्र दिया था, पोस्ट कार्ब करके सूत्र दिया था, मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है कि पी से प्लानिंग हो जाएगा जिसको नियोजन कहते हैं, ओ से आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसे आप संगठन बोलेंगे, एस से आपका स्टाफिंग होगा जिससे आप कर्मचारी बोलेंगे, डी से आपका डायरेक्टिंग हो जाए जिसे आप निर्देशन बोलेंगे, सी ओ यानी यहाँ पे दोनों हम एक साथ लेंगे कोऑर्डिनेशन जिसको हम कहेंगे समन्वय, उसके बाद आर जिसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग यानी आप कह सकते हो यहाँ पे रिपोर्टिंग, और उसके बाद बजट यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पर बजटिंग। लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने भारत के आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई और भी चीज़ें होनी चाहिए। तो शिक्षा विधि और कुछ पार्टिसिपेटरी जिसको आप कहते हैं प्रयोगकर्ता, कुछ प्रयोगकर्ता थे, कुछ शिक्षाविद थे, इन दोनों ने मिलकर एक 2 शब्दों को सार्थक शब्दों में जोड़ा। एक का नाम रखा मूल्यांकन, दूसरे का नाम रखा प्रतिपुष्टि। तो याद रखिएगा 2 और शब्द जोड़े गए हैं। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक उसी प्रकार से आपका पोस्ट कार्ड में भी 2 शब्द जोड़े गए हैं। याद रखिएगा, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग। और ये चीज़ के बाद अगर हम बात करते हैं तो लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग इसकी कुछ किताबें हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। लूथर गुलिक का ये जो 8 सिद्धांतों वगैरह के बारे में जिक्र कर रहा हूँ 1963 के समथिंग में आता है, याद रखिएगा। ये था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्सवान फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2, ये आपको ध्यान रखना है। इस बुक का नाम इम्पोर्टेंट है लूथर गुलिक का। और आपको एक बुक का और नाम बताता हूँ जो मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की है, ये भी लूथर गुलिक की किताब है। हालांकि एग्जाम में नहीं आया है, ये वाला एग्जाम में आया है, आप इसे ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम एंड अमेरिकन आइडियलिज्म की बात किया गया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु पहली वाली जो बुक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उर्विक का नाम आता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में अभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, जैसे आपने हेनरी फ्योल का नाम सुना, मैं आपको बताता हूँ एल उर्विक का नाम। और एक एल उर्विक था, फारसी था, और एक ओवियन था, ओवियन और फारसी, और आपका एक लूथर गुलिक, एक हेनरी फ्योल, ये 3-4 लोग थे। ये इतने चंट थे कि ये लोगों ने समाज कल्याण प्रशासन में विभिन्न प्रकार जो है अपने कार्य क्षेत्रों को और सिद्धांतों के बारे में दिया था। लेकिन एग्जाम में लूथर गुलिक इंपॉर्टेंट है, सबसे नंबर 1 पे रखना, नंबर 2 पे आप उर्विक का नाम रखना, ठीक है। नंबर 3 पर हेनरी फ्योल का। इसकी बात अगर मैं करूं तो इसकी एक किताब थी मैनेजमेंट ऑफ जो है टुमारो, उसके बाद द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था, और एक था उसका द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के तत्व जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, है ना। तो ये उर्विक की जो है किताबें थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने देखो लिखा भी है महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से हो सकता है आप लोगों से एक प्रश्न मिल जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, लूथर गुलिक के बारे में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को जैसे ही बताया था भाई कि प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इवैल्यूएशन, फीडबैक, मैंने बताया था अभी ना लूथर गुलिक का। तो उसी के अंतर्गत जैसे प्लानिंग में क्या होता है, देखो बताया गया कि योजना को काम करने का संगठन और उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों का अनुमान लगाना, कम खर्च कर लेकर प्रभावशाली ढंग से एक लक्ष्य रखते हुए उसके उपयुक्त तरीके से संगठन में उद्देश्यों तक पहुंच का साधन और रास्ते की खोज करना, या किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं पहले तो जाहिर सी बात है योजना नियोजन की जो प्रक्रिया होती है वह आपका पी से ही होता है।
ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है, आपको भलीभांति तरीके से पता होता है कि जो भी क्रियाविधि होती है, जितने भी विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं, वह एक प्रकार से अथॉरिटी के माध्यम से निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये क्रियाविधि की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन होना जरूरी है, तो इसलिए संगठन भी शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, किसी कार्य को अगर आप पूरा करेंगे तो संगठन का होना जरूरी है, प्लानिंग का होना जरूरी है, पहले प्लानिंग फिर संगठन। ठीक है, स्टाफिंग के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि सभी जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कर्मियों की भर्ती की बात करता है, नियुक्ति की बात करता है, सेवानिवृत्ति की बात करता है, तो ये क्रियाविधि स्टाफिंग के अंतर्गत आती है। डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो निर्देशन के मतलब होता है जहाँ पे गतिविधियों का संचालन के लिए शासन संबंधी निर्णय लेना होता है, उन्हीं के अनुरूप कार्य करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका डायरेक्टिंग हो जाता है। ठीक है, आदेश वगैरह भी इसी के पर्टिकुलर इसी के अंतर्गत ही आ जाता है ना। कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए समन्वय, और समन्वय भलीभांति तरीके से आप लोग जानते भी होंगे, जहां पर कार्यकर्ता सेवार्थी के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात होती है, तो उसी प्रकार से ही संबंध कार्यों के विभिन्न अंगों के परस्पर संबंध करना जिसमें उसका समन्वय स्थापित हो सके। ठीक है, ये संगठन के अंतर्गत, तो कर्मचारी और संगठन के बीच में भी कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा होना चाहिए। रिपोर्टिंग करने की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी चीज़ या किसी गतिविधियों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं या किसी संगठन की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको सुधार तब होगा जब किसी क्रियाविधि की रिपोर्ट करेंगे आप, है ना, कि क्या उसमें क्या मतलब क्या सकारात्मक चीज़ें रही, क्या नकारात्मक क्रियाविधि रही। ठीक है, तो दोनों पक्षों का देखना जरूरी है, तो इसलिए रिपोर्टिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं एक बजटिंग के बारे में। बजटिंग क्या होता है भाई, आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि बजट तैयार करना होता है कि फाइनेंस को लेकर कि कितना खर्च आ रहा है, कितना लेखा जोखा, पूरा विवरण वगैरह जो है बजटिंग के अंतर्गत रखा जाता है ना। आप लोग इसे देख लेना, मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में हम लोग, और फिर उसके बाद एक और आता है लूथर गुलिक का ही नाम। लूथर गुलिक के अंतर्गत आपको एक और, जैसे आपने एच पर्लमेंट का नाम पढ़ा होगा 4 Ps में, तो ठीक उसी प्रकार से जब विभागीय संगठनों के आधार पर किसी क्रियाविधि का संपादन करना होता है तो ऐसे में हम देखते हैं संगठन की सक्रियता और कार्यकुशलता की सफलता। इसके आधार पर जब हमने विभागीय संगठनों का डिफाइन किया या निर्माण किया तो उस दौरान हमें 4 Ps पढ़नी पड़ते हैं, 4 Ps इसमें भी पढ़ने, तो ध्यान रखिएगा। एक 4 Ps है पर्लमेंट का, एक 4 Ps है लूथर गुलिक का। यहाँ पर अगर हम बात करें पहले पी का, पर्पस होता है, क्रम से लिखा हुआ है, नोट करिएगा, समझिएगा। पर्पस होता है, दूसरा प्रोसेस होता है, तीसरा पर्सन होता है, चौथा प्लेस होता है। ये क्रम से लिखा हुआ है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, लूथर गुलिक और पर्लमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लूथर गुलिक का नाम ध्यान रखिएगा। इसमें विशेष उद्देश्य और कार्य की दृष्टि से जब किसी संगठन का निर्माण किया जाता है तब इस संगठन का कार्यात्मकता सिद्धांत कहा जाता है। ऐसी प्रतिक्रिया में, ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें विभागीय संगठनों का मुख्य आधार कार्य और लक्ष्य देने के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो लक्ष्य होना जरूरी है, फिर प्रक्रिया होना जरूरी है, फिर व्यक्ति होना जरूरी है, फिर स्थान होना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा लूथर गुलिक का 4 Ps है ये। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक अभी भी मैंने आप लोगों से बात भी किया था 1937 में, याद कर लीजिए। यहाँ पर मैंने शायद वहाँ पे 63 बोल दिया था, है ना, 1963 बोल दिया था, है ना, मुझे याद आ रहा है मैंने बोल दिया था, लेकिन उसको आप याद मत रखिएगा। यहाँ पर याद रखिए ये वाली किताब जो मैंने बताया था, पेपर, ठीक है, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, लूथर गुलिक और उर्विक, लूथर गुलिक और उर्विक दोनों के नाम, ठीक है भाई, दोनों के नाम। तो यहाँ पर पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी मिल जाता है ऑप्शन ए बी करके। ठीक है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि उर्विक के बारे में आप ना जाने, तो उर्विक भी यहाँ पर आता है, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इसकी किताब थी और इसी किताबों में इस सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया गया है। याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और आप मुझे अब बताएंगे, ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करिए, जल्दी करिए भाई, 5 मिनट का समय और मैं लूंगा आप लोगों का। कि प्रारंभिक काल में समाज कल्याण किया जाता, देखो मैंने अभी बताया नहीं लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए जी सर, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। जैसे कि आपने अभी क्या समाज कल्याण प्रशासन पढ़ा है जी, तो सर क्या हमने समाज कल्याण प्रशासन का टॉपिक पूरा कर लिया या फिर ये अभी कहाँ तक पहुंचे? कंप्लीट डन। सर अब जैसे मैं इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ूंगा, क्या? समाज कल्याण प्रशासन का ऐतिहासिक विकास। तो सर हमने इसका ऐतिहासिक विकास में क्या पढ़ा और कहाँ तक पहुंचे हम इसमें? सर सेकंड टॉपिक है इसमें, भारत में समाज कल्याण प्रशासन के स्तर, केंद्र स्तर,
राज्य स्तर नहीं, और जिला अभी स्तर। ये तो अभी बाकी है यार, ये तो बाकी अभी, जी ये समाज तो सर कल्याण हमने है। पढ़ा क्या है? ये सेकंड आवास यूनिट का, ये सेकंड यूनिट का ये है। सेकंड है, आप फोर कौन, यूनिट में डिटेल में होगा। हाँ, ये आप ये थोड़ी ना पढ़ रहे, आप सेकंड यूनिट का समाज कल्याण का वो पढ़ रहे हैं अभी, वो तो केंद्र स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है, ठीक है, समझ जी गए, सर, ठीक है ना अभी। समाज कल्याण। हाँ, वो अलग है, केंद्र सरकार अलग, अभी अभी बहुत कुछ बाकी है समाज कल्याण प्रशासन जी में, जी जी वो यूनिट वाइज जो बचा है वो भी बाकी, अभी सेकंड यूनिट चल रहे हो आप लोग। अभी ये क्वेश्चन बताइए, जी देखिए जी मैं सर एक जी। चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों से कि जो भारत में जब विकास हुआ इस समाज कल्याण के बारे में, तो जैसे मैं बता दूं, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भारत में प्रशासन का स्वर्णिम युग रहा है। आप लोगों को मैंने बोला भी है कई बार कि जो स्वर्णिम युग रहा है वो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर के कार्यकाल का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश और उपनिवेशवाद के समय में एक दक्ष प्रशासकीय तंत्र हुआ करता था, तो उस समय उसका विकास हुआ करता था। तो प्रारंभिक काल के दौरान में जब समाज कल्याण के बारे में बात की गई थी, तो वहां पर व्यक्ति समूह और जो है कम्युनिटी को भी ध्यान में रखा गया था, गरीब दीनहीन और जो भी निर्धन लोग थे उनको ध्यान में रखा गया था, उनकी जो मानवीय आवश्यकताएं थी उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको सहायता प्रोवाइड किया जाता था। ये सभी के सभी जब स्टार्ट हुआ था तो भारत के समय में सबसे पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, ये अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर के काल में रखा गया था, और ये चीज़ें तभी कहा जाता है स्वर्णिम युग है ये स्वर्णिम युग। इस प्रश्न का जवाब बताइए जरा मुझे, क्या होना चाहिए सही, फटाफट बताइए जरा, फास्ट करिए, समय अब ज़्यादा हो रहा है। बी सर, बी। डी 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 सर। नहीं, बी नहीं होगा यहाँ पर, डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब होगा, गरीब, यहाँ पर उपरोक्त तो सभी होगा। मानव जीवन की उच्च कोटि के लिए सहायता प्रोवाइड करना, ये भी पहले से चला आ रहा है, उस समय किया जा रहा था, और व्यक्तियों के लिए बात हो रही थी, गरीब और दीनहीन की सहायता भी, ये यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो डी फॉर डेनमार्क होगा। पर्टिकुलर मैंने प्राचीन युग के बारे में बात नहीं किया समाज कार्य, मैंने समाज कल्याण के इतिहास के बारे में बात किया, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, मैंने पर्टिकुलर किसी समाज कार्य के बारे में बात नहीं किया कि प्राचीन युग के बारे में, प्राचीन युग में क्या हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, न्यूनतम समाज जो है कल्याणकारी राज्य वह होता है जिसमें नागरिकों को कम से कम न्यूनतम स्तर पर आजीविका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता है। यह स्टेटमेंट क्या किसके अकॉर्डिंग आएगा, यह स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग आएगा? समाज कल्याण विश्लेषण। समाज कल्याण विश्लेषण, ओके, समाज कल्याण विश्लेषण कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ है ही नहीं, नहीं, समाज कल्याण विश्वकोश क्या है सर? विश्वकोश, हाँ विश्वकोश, समाज कल्याण विश्वकोश है। कल्याण विश्वकोश। समाज कल्याण विश्वकोश नहीं होगा, आपका सामाजिक विज्ञान विश्वकोश होगा कि कल्याण राज्य के लेकर और अपने नागरिकों को कम से कम न्यूनतम स्तर की बात किया है आजीविका उपलब्ध कराने के लिए। ये आप जब पढ़ेंगे केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर तो वहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, ये चीज़ें टॉपिक मेंशन करूंगा, अभी करवाया नहीं है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन से आप लोगों को टेस्ट लेना चाहता हूँ। यहाँ पर बताइए कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करने में सहयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति की अवधारणा उभर कर सामने आती है, उसे क्या बोलते हैं? कल्याण, सहयोग, प्रशासन, सभी। सही सभी है सर। प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन नहीं होगा सर प्रशासन में तो कल्याण होता है सर। अब यहाँ पर देखिए एक नहीं, प्रशासन अलग है, मैंने अभी पढ़ाया तो है यार आपको, प्रशासन अलग चीज़ें हैं, है ना। तो जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करने के लिए सहयोग से और ऐसी स्थिति की अवधारणा बन गई तो आपका प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। अच्छा, क्या मैंने अभी आपको लास्ट में एक परिभाषा बोला था, प्रशासन कला उद्देश्य और प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों का निदर्शन, समन्वय का नियंत्रण होता है, याद है किसी को? अभी मैंने बोला था लास्ट में, किसी ने बोला भी, बहुत अच्छा परिभाषा था। लूथर को लूथर नहीं, वाइट है सर, वाइट। हाँ, एल डी वाइट, एल डी वाइट इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को गलत ना करें, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है ताजा ताजा, है ना, तो ऐसे गलत करोगे तो कैसे मजा आएगा, है ना। समाज कल्याण प्रशासन का एक आवश्यकता है जिसके माध्यम से संपन्न किया जाता है, बताइए जरा। समाज सेवा और सामाजिक नीति, ये भी इनमें से कोई नहीं। सामाजिक नीतियाँ सर। सामाजिक नीति, समाज सेवाओं को दोनों होगा ना, सामाजिक सेवा भी होगा, नीति भी होगी, हाँ दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा सर। हाँ ए और बी दोनों होगा। चलिए, समाज कल्याण प्रशासन के संदर्भ में ग्लैंड नामक विद्वान थे जिन्होंने सिद्धांत, देखो मैंने एक अभी सिद्धांत के बारे में एक बंदे के नाम तो लिया ही था आप लोगों से, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि ग्लैंड के जो विद्वान थे ये कार्य विश्लेषणी का सिद्धांत दिया था, पदाधिकारियों का अधिकारों के स्तर का निश्चय करने का भी सिद्धांत दिया था, नियंत्रण के आधार पर कर्मचारियों का सामूहिकरण का भी सिद्धांत दिया था, और किसी एक केंद्र बिंदु को प्रशासनिक सत्ता के रूप में भी दिया था।
जहाँ पर सत्ता को क्या हो रही थी भाई, केंद्रित करने का सिद्धांत के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये टोटल जो है 4 सिद्धांत दिए थे और यहाँ पर चारों में से 3 दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ था, उसको मैं बता देता हूँ। नियंत्रण के आधार पर कर्मचारियों के सामूहिकरण का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को बोला भी है, प्रोफेसर वार्नर ने समाज कल्याण प्रशासन, आप लोगों ने लिखा तो नहीं, कितना सिद्धांत बताया था? 8 सिद्धांत दिए थे सर, वो राजनीतिक, लोकचीलता और विकेंद्रीकरण, पता नहीं क्या। नहीं, और राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत था, उत्तरदायित्व का सिद्धांत था, सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत था, कार्यकुशलता का था, जनसंपर्क भी था, हाँ, संगठन भी था, विकास एवं प्रगति। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक शोध भी सर उसी का था ना सर? विकेंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण इसका लूथर का था। हाँ, लूथर गुलिक। समाज कल्याण प्रशासन की प्रकृति के रूप में वर्णित है, कला के रूप में, विज्ञान के रूप में। अभी शायद मैंने एक लाइन भी लिखा था वहाँ पर, दोनों के रूप में। ये डायरेक्ट आप लोगों को वहाँ पे एक लाइन में आ ही गया था ना क्वेश्चन, जब प्रकृति पढ़ा रहा था, नेचर। देख लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करिए फटाफट आप सभी लोग। जॉन किडना, सामाजिक नीति का बदलने का प्रक्रिया थी भाई, प्रक्रिया थी। और व्हाइट निदर्शन समन्वय, ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन है सर, बी फॉर बॉम्बे। ओके, समन्वय, निर्देशन और इसका एलडी व्हाइट के अकॉर्डिंग, और हर्बर्ट साइमन परस्पर व्यवहार, और बर्नार्ड। बी फॉर बॉम्बे, सही बोला आपने, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो ये अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है क्या? नहीं, समाप्त। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लिए। एक प्रश्न इस टाइप से भी बन सकता है कि समाज कल्याण प्रशासन आज जो है समाज कार्य की द्वितीयक प्रणाली है, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि समाज कल्याण प्रशासन के लिए जो है अभ्यास सामान्य रूप से प्रशासन के सिद्धांत और प्रविधियों पर आधारित है। साइमन के लोक प्रशासन के संदर्भ में 4 सिद्धांत प्रस्थापित किए गए हैं। प्रोफेसर वार्नर ने समाज कल्याण के 8 सिद्धांत निरूपण किए हैं। ऑप्शन नहीं मिला है आप लोगों को, ऑप्शन ए है सही, 1 है या 2 है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 2 और 3 है, और तीसरा क्या है? सभी सही है, 3 नंबर नहीं पता है सर कि अच्छा, साइमन ने क्या बोला था। अच्छा, जब सभी सही हैं, 3 लग रहे हैं, तो उपरोक्त तो सभी के सभी सही हैं। तीसरा भी सही है, साइमन ने लोक प्रशासन के बारे में अभी एक मैंने साइमन के एग्जैक्ट मैंने परिभाषा बताया था, याद है किसी को? साइमन याद करो, लोक प्रशासन में परिभाषा बताया था, याद नहीं आ रहा है? बड़े जल्दी भूल जाते हो। साइमन की मैंने शुरुआत में जब लोक प्रशासन पढ़ा रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो साइमन ने परिभाषा बोला था। तो उन चीज़ों पर जो है 4 सिद्धांतों के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा उपरोक्त, तो सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर होता वहाँ पे तो ऑप्शन में सभी होते हैं और सभी आपकी वहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाते हैं ना। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ लीजिए।